क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि जिस जगह को आज दुनिया के नक्शे पर श्रीलंका के रूप में देखा जाता है वो रावण की लंका है ही नहीं। जी हां, एक पल के लिए अपने बचपन की कहानियों को साइड में रख दीजिए और सिर्फ लॉजिक पर ध्यान दीजिए। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा है कि भगवान राम की सेना समुद्र पार जो पुल बनाया था वो 100 योजन लंबा था। 100 योजन मतलब लगभग 1200 किलोमीटर। लेकिन आज भारत के रामेश्वर से श्रीलंका की दूरी कितनी है? 40-45 किलोमीटर के आसपास में है। अब सोचिए 1200 किलोमीटर और ये 40-45 किलोमीटर में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या महर्षि वाल्मीकि से गलती हुई थी या फिर सच ये है कि पिछले हजारों सालों से हम गलत जगह को श्रीलंका मानकर बैठे हुए हैं? आज इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, बल्कि उन्हें हम और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि रावण की असली लंका का सच जमीन के ऊपर नहीं, शायद समुद्र की गहराइयों में भी हो सकता है या फिर भारत के घने घने जंगलों के बीच में छुपा हो सकता है। और इन खोज का अंत हमको इतिहास पर फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। हम सबने बचपन से टीवी सीरियल में और रामलीलाओं में यही देखा है कि हनुमान जी एक छलांग लगाकर समुद्र पार गए और लंका पहुंच गए थे। हमारे दिमाग में लंका की छवि एकदम क्लियर है। भारत के दक्षिण में लटका हुआ वो आंसू की बूंद जैसा द्वीप जिसे हम आज श्रीलंका कहते हैं। वहाँ अशोक वाटिका है, वहाँ विभीषण का मंदिर है, वहाँ की सरकार रावण ट्रेल का प्रचार करती है। सब कुछ सेट लगता है ना? किंतु जब आप इमोशन को छोड़कर वाल्मीकि रामायण की ओरिजिनल टेक्स्ट यानी मूल संस्कृत श्लोकों को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसकना शुरू हो जाती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका लगता है दूरी को लेकर। रामायण के युद्ध कांड में स्पष्ट लिखा है कि वानर सेना ने जो सेतु बनाया था उसका विस्तार 7 योजन था। अब पुराने ज़माने में माप तोल का जो पैमाना था वो अलग था, लेकिन अगर हम उसे आज के हिसाब से कन्वर्ट करें तो यह योजन करीबन 12 से 13 किलोमीटर का होता है। गणित बिल्कुल सीधा है, मतलब 100 योजन मतलब 12, यानी पुल की लंबाई कम से कम 1200 किलोमीटर की होनी चाहिए। अब आप अपने फ़ोन को उठाइए और मैप देखिए। भारत में जो धनुष कोडी से लेके श्रीलंका की जो तलाई मनार की दूरी है वो लगभग मतलब 35-40-42 किलोमीटर के आसपास में ही आपको दिखेगी। सवाल यह है कि बाकी की 1160 किलोमीटर कहाँ गायब हो गए, वो दूरी कहाँ चली गई? क्या रामायण में लिखा गया विवरण गलत है या फिर हम जिस जगह को लंका मान रहे हैं वो जगह गलत है? बात सिर्फ दूरी की नहीं है, बात नामों की भी आती है। अगर आप इतिहास के थोड़े और पुराने पन्नों को खंगालेंगे तो पाएंगे कि जिस द्वीप को आज हम श्रीलंका कहते हैं उसे प्राचीन काल में लंका कहा ही नहीं जाता था। महाभारत हो, पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथ हो या फिर राजा अशोक के शिलालेख हो, इस द्वीप का नाम हमेशा से सिंघल द्वीप था या ताम्रपाणी मिलता है। यहाँ तक कि 10वीं शताब्दी तक के नक्शों में भी इसे सिंघल द्वीप ही कहा गया है। तो फिर सिंघल द्वीप अचानक लंका कैसे बन गया? और अगर ये रावण की लंका नहीं है तो फिर वाल्मीकि जी जिस लंका की बात कर रहे हैं, जिस रावण की लंका की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर है? क्या ऐसा हो सकता है कि असली लंका समुद्र पार नहीं बल्कि भारत के ही देश में हो, हमारी देश के अंदर हो? क्योंकि रामायण में लंका के आसपास के पेड़ों पौधों का जो वर्णन मिलता है वो किसी समुद्री द्वीप में नहीं बल्कि किसी और ही जगह की कहानी सुना रहा होता है। अब हम एक ऐसे सबूत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे झुटलाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि आप इतिहास बदल सकते हैं, नक्शे बदल सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक जो प्रकृति है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। 1970 के दशक में भारत के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट हुए थे, डॉक्टर HD सांकलिया। उन्होंने रामायण को धार्मिक नज़रिए से नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक नज़रिए से पढ़ना शुरू करा था। उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया था। वह चीज़ थी पेड़। जी हाँ, रामायण के सुंदरकांड और युद्ध कांड में लंका और उसके आसपास की जंगलों पर बारीकी से वर्णन किया गया है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि लंका के वनों में शाल के वृक्ष भरमार मात्रा में हैं। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो वो भी शाल के पेड़ों की आड़ लेते हैं। जब वानर सेना पुल बनाती है तो उसमें भी शाल और देवदार के पेड़ों का इस्तेमाल बताया गया है।
अब यहाँ एक मतलब थोड़ा सा पेच उलझ जाता है। अगर आप बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के छात्र हैं या थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आप जानते होंगे कि साल के जो पेड़ होते हैं एक बहुत ही विशेष जलवायु में उगते हैं। इसमें ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत चाहिए होती है और ना ही समुद्र का खारा पानी की ज़रूरत होती है। हैरानी की बात यह कि आज के श्रीलंका में या पूरे दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में साल के पेड़ प्राकृतिक रूप से उगते ही नहीं हैं। वो ये तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि अगर श्रीलंका में साल के पेड़ नहीं है तो रामायण में जिन पेड़ों का जिक्र किया गया है वो क्या है। यहाँ पर डॉक्टर सांकलिए बताते हैं, मतलब ये मेरा विचार नहीं है, ये उनका ही है। डॉक्टर सांकलिए ने जब भारत के वेजिटेशन मैप बनाया यानी वनस्पति का मानचित्र बनाया तो उन्हें साल के जो घने जंगल हैं वो सिर्फ एक ही जगह मिले, मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश का अमरकंटक और छत्तीसगढ़ का बस्तर और छोटा नागपुर का पठार, ये वो इलाके हैं जहाँ पर साल के वनों बहुत ज़्यादा है, मतलब वहीं पे ही साल के ज़्यादा पेड़ मिलते हैं। डॉक्टर सांकले की थ्योरी यह थी कि शायद रामायण की लंका किसी समुद्र के बीच में नहीं बल्कि मध्य भारत में किसी ही बीहड़ इलाके में थी। उनकी थ्योरी के अनुसार रामायण में जिस सागर का जिक्र है वो कोई महासागर नहीं बल्कि कोई विशाल झील या नर्मदा नदी का चौड़ा मुहाना हो सकता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये थ्योरी मेरी नहीं है, ये जो डॉक्टर सांकलिया ने दी है वो बताते हैं। अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में अगर आप देखें तो वहाँ पर रावण की गुफाएं भी हैं और वहाँ के आदिवासी रावण को अपना पूर्वज मानकर पूजती भी हैं। ये थ्योरी बहुत ही लॉजिकल लगती है अगर आप साइंटिफिक नज़रिए से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो दूरी की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है और पेड़ों वाला सबूत भी यहाँ पर फिट हो जाता है। ऐसा लगता है कि गुत्थी आप सुलझ गई है, लेकिन अभी और भी गुत्थी बाकी है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब अगर हम लंका को मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में मान लें तो फिर रामायण में लिखे चित्रकूट पर्वत का क्या। और सबसे बड़ा सवाल, हनुमान जी को विशाल जो छलांग लगाई थी उन्होंने और जो उन्होंने 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर का जो पुल बनाया था, क्या उसको हम सिर्फ एक छोटी नदी पार करना मान सकते हैं? नहीं। सांकले जी की थ्योरी कुछ सवालों का तो जवाब देती है लेकिन कई सारे और सवाल भी खड़े कर देती है। बहुत सारे सवालों का जवाब वो नहीं दे पाती है। असली जवाब पाने के लिए हमें जमीन से नजरें हटाकर ऊपर आसमान की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने रामायण की असली तारीख को जगह या पत्थरों पर नहीं बल्कि तारों में लिख रखा था। अब हम साइंस के उस लेवल पर जा रहे हैं जहां इतिहास और खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी आपस में टकराते हैं, आपस में मिल जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि रामायण सिर्फ एक कहानी है जो कभी बहुत पहले हुई थी, लेकिन वो बहुत पहले आखिर कब था? 5000 साल पहले या 7000 साल पहले? वाल्मीकि रामायण में घटनाओं के साथ साथ तारों और नक्षत्रों की स्थिति का भी बहुत सटीक वर्णन मिलता है। ये वर्णन किसी टाइम स्टैम्प की तरह है। एक बहुत ही खास श्लोक है, एक श्लोक के अंदर जिस पर वैज्ञानिकों की नज़र पड़ी। रामायण में एक जगह वर्णन आता है ब्रह्म राशि का। लक्ष्मण जी आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म राशि चमक रहा है और जो मार्ग हमारा प्रशस्त करेगा। मतलब प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में ब्रह्म राशि का मतलब होता है वेगा स्टार या अभिजात्य नक्षत्र, और रामायण के संदर्भ में इसे ध्रुव तारे यानी पोलर स्टार की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ध्रुव तारा तो हमेशा उत्तर में ही होता है। जी नहीं, यहीं पर आप धोखा खा जाते हैं। हमारी पृथ्वी ना अंतरिक्ष में लट्टू की तरह घूम रही है, मतलब वो यूं तो घूमती है लेकिन साथ में थोड़ी सी झुकी हुई है, वो अपनी धुरी पर भी घूमती है, लेकिन वो एकदम सीधी नहीं घूमती है, वो थोड़ी सी डगमगाती है। ऐसे में वो घूमते 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 मतलब अलग अलग एंगल पे घूमती है और अपना एक्सेस चेंज करती रहती है। इस डगमगाहट की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी लगभग 26,000 सालों में वो जो उसका जो कोण है, मतलब ऐसी की जगह वो जो ऐसा है, ये जो कोण है ये वापस अपने पॉइंट पर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पोलर स्टार यहाँ कहीं होना चाहिए वो कुछ समय बाद में यहाँ का जो स्टार होगा वो पोलर स्टार बन जाएगा। आप यहाँ से देखिए, और जब इधर घूमेगी तो वो यहाँ पर बन जाएगा। तो ये जो पोलर स्टार है, ध्रुव तारा है, वो 26,000 साल बाद फिर से ध्रुव तारा बनेगा। तो आप इस लॉजिक को समझ पा रहे होंगे। जब वैज्ञानिकों ने
मतलब प्लेनेटियम जो सॉफ्टवेयर होता है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें समय को उन्होंने डाला और देखा, तो उन्होंने पाया कि आज जो ध्रुव तारा हम अपनी जगह पर है, और समय के पहिए को जब उन्होंने करीबन 14,000 साल पीछे किया, तो अब उनको पता चला कि लगभग 1200 बीसी में, यानी आज से करीबन 14,000 साल पहले, जो तारा ठीक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में था वो वेगा यानी ब्रह्म राशि का ही था। यह महज एक संयोग हो ही नहीं सकता है। पुष्कर भटनागर और नीलेश ओक जैसे शोधकर्ताओं ने जब रामायण में दिए गए 500 साल से ज़्यादा खगोलीय संदर्भों को, मतलब 500 से ज़्यादा जो खगोलीय संदर्भ है उनको सॉफ्टवेयर में डाला, और जो तारीख उनके सामने आई वो आई 1200-200 बीसी के आसपास की। यानी रामायण आज से लगभग 5 से 7 हजार साल पुरानी नहीं बल्कि 14,000 साल पुरानी सभ्यता की कहानी है। अब जरा सोचिए, अगर रामायण 14,000 साल पहले घटी थी तो उस समय हमारी दुनिया कैसी दिखती होगी। उस समय पृथ्वी पर हिमयुग यानी आइस एज चल रहा था। दुनिया का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। समुद्र का स्तर आज से सैकड़ों फीट नीचे था, और यहीं पर रामायण की उस 100 योजन वाली दूरी की पूरी जो कहानी है, जो पूरी जो कंफ्यूजन है, वो क्लियर होता हुआ नजर आता है। एक ऐसा रहस्य जो बताता है कि मतलब भारत का नक्शा उस समय यहां खत्म नहीं होता था जहां आज होता है, ये इससे भी आगे था। अगर हम मान लें कि रामायण 14,000 साल पहले यानी हिमयुग आइस एज के दौरान थी, तो भूगोल की सारी पहेलियां अपने आप सुलझ जाती हैं। उस समय दुनिया भर में इतना पानी बर्फ बन चुका था, जम चुका था कि जो समुद्र का जो स्तर है वो आज के मुकाबले लगभग 120 मीटर यानी 400 फीट नीचे था। इसका मतलब समझते हैं आपकी, इसका मतलब ये है कि भारत का तट जो रामेश्वर पर है वो वहां खत्म नहीं होता था। जियोलॉजी बताता है कि उस समय भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, ये सब समुद्र से अलग नहीं थे बल्कि जमीन के एक बड़े रास्ते से जुड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, तो ये बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही ये सारे देश आपस में जमीन से जुड़े हुए थे। अब वापस आप अपन रामायण पर चलते हैं। वहां पर जो किष्किंधा कांड है, जब सुग्रीव अपनी वानर सेना को पूर्व दिशा में भेजते हैं तो वो उन्हें रास्ता समझाते हुए कहते हैं कि यमदीप मतलब जावा के आगे जाना, फिर वहां पर शिशिर पर्वत पार करना, और अंत में तुम्हें एक उदयगिरी यानी सूर्य का पर्वत मिलेगा, सूर्य उदय का पर्वत मिलेगा, जिसके शिखर पर एक सुनहरे रंग का ताड़ का पेड़ मतलब उसका निशान बना हुआ है। हजारों सालों तक लोग सोचते रहे कि ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है, लेकिन आज दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में पंडीज पर्वत में, मतलब एंडीज पर्वत की जो ढलानों पर एक विशाल निशान मौजूद है। इसे द कैंडेम्ब्रा ऑफ द एंडीज कहा जाता है, जो लगभग 600 फीट ऊंचा एक त्रिशूल जैसा निशान है जो सीधे आसमान की तरफ इशारा करता है। क्या सुग्रीव इसी निशान की बात कर रहे थे? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि रामायण काल के लोगों को न सिर्फ एशिया बल्कि दक्षिण अमेरिका के वहां तक का भी भूगोल, वहां तक का भी ज्योग्राफी के बारे में पता था। अब लंका की हम लोकेशन पर वापस आते हैं। प्राचीन खगोल ग्रंथ में कहा गया है कि लंका भारत की प्राइम मेडिटेरियन यानी मध्य रेखा पर स्थित थी, जो उज्जैन से होकर गुजरती है। अगर आप उज्जैन से एक सीधी रेखा दक्षिण की तरफ खींचते हैं और उसे समुद्र के नीचे तक ले जाते हैं, तो वो रेखा आज के मालदीव और हिंद महासागर के बीच में एक ऐसी जगह से गुजरती है जहां आज सिर्फ पानी है, वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ समुद्र और खाली पानी। लेकिन आज से 14,000 साल पहले जब समुद्र 400 फीट नीचे था, तो वहां पर एक विशाल भूभाग हुआ करता था, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। भूमध्य रेखा पर यह स्थित था। फिर क्या हुआ? फिर लगभग करीबन 11,000 साल से 10,000 साल पहले हिमयुग खत्म हुआ, जिसे वैज्ञानिक यंगर ड्राइस काल के बाद का समय कहते हैं। बर्फ जैसे पिघलना शुरू हुआ, समुद्र का स्तर अचानक बढ़ने लगा, और देखते ही देखते वो पूरी सभ्यता, वो स्वर्ण लंका, जो 100 योजन का पुल, सब कुछ हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में डूब गया। जो बचा रह गया वो थी सिर्फ ऊंचे पहाड़, जिसे आज हम द्वीपों के रूप में देखते हैं। क्या आज हम जिस श्रीलंका को जानते हैं वो झूठ है? क्या हमारी आस्था गलत जगह पर टिकी हुई है? इस आखिरी सवाल का जवाब आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा।
इस पूरी यात्रा के अंत में हम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ 14,000 साल पुराने विज्ञान और भूगोल के सबूत हैं और दूसरी तरफ हजारों सालों से आपकी अटूट आस्था है। क्या हमें चुनना होगा कि कौन सी लंका सही है? इसका जवाब है नहीं। इतिहास में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसे सांस्कृतिक स्मृति मतलब कल्चर मेमोरी कहा जाता है। सोचिए, जब 10,000 साल पहले असली श्रीलंका जो थी वो समुद्र में डूब गई, तो वहाँ से जो लोग थे वो कहाँ आकर बसे होंगे? वो उत्तर की ओर भागे होंगे, ऊंची जमीन की तरफ भागे होंगे। और जो इंसानों की फितरत होती है वो जहाँ भी जाता है वो अपनी यादों को साथ में ले जाता है। जब वो विस्थापित होकर आज के सिंघल द्वीप या भारत के अन्य हिस्सों में बसे होंगे तो उन्होंने अपनी पुरानी जगह के नाम को ही नई जगह के रूप में बदल दिया होगा। जैसे कि आज अमेरिका में न्यूयॉर्क है, जो इंग्लैंड के यॉर्क की याद में बसाया गया है। मतलब जब यॉर्क शहर से लोग अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने जो यॉर्क उनका जो 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 राज्य था उसी की याद में अमेरिका के अंदर एक क्षेत्र को न्यूयॉर्क नाम दे दिया। वैसे ही शायद जो लंका है, असल में वहाँ के लोग जिस द्वीप पर आए होंगे उन्होंने उसको ही उसी याद में लंका कहना शुरू कर दिया होगा। इसलिए आज भी श्रीलंका जिन जगहों की पूजा करते हैं वो गलत नहीं है। वो उस महान विरासत के स्मारक हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने जिंदा रखा। वो हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं और श्रद्धा को भूगोल के नक्शे की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारा इतिहास सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। रामायण एक ऐसे युग का दस्तावेज है जब मानव सभ्यता अपने चरम पर थी, जब हमारे पास खगोल विज्ञान का इतना गहरा ज्ञान था कि हम तारों की चाल से इतिहास लिख सकते थे, जब हमने पूरी पृथ्वी के भूगोल की जानकारी रख रखी थी। रावण शायद एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक साम्राज्य का टाइटल था, एक पदवी थी जो समय के महान राजाओं को दी जाती होगी। तो अगली बार जब आप रामायण पढ़े या सुने तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, ये हिमयुग की उस खोई हुई दुनिया की आखिरी गवाही है जो पानी के नीचे आज भी शायद हमारे मिलने का इंतज़ार कर रही है, जो इंतज़ार कर रही है कि हम उसे खोजें। सत्य को नकारा नहीं जा सकता है और आस्था को मिटाया भी नहीं जा सकता है। यही है रावण की लंका की असली कहानी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट को स्वैप करके इसको हाइप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।